स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 को ड्रॉप डाउन कर दिया गया है। ये वॉल्यूम काफी बेहतरीन भी है, मगर साथ में ही कुछ सवालों को भी खड़ा कर जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सेंस नहीं बनाती और कुछ ऐसी हैं जो सेंस बनाती हैं मगर फिर भी समझ नहीं आती। अभी भी एक एपिसोड के कारण ये पूरी सीरीज एक क्लिफ हैंगर पे अटकी हुई है, लेकिन वॉल्यूम 2 में हमने बहुत कुछ देखा। इसकी एंडिंग को जानते हैं इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। हालांकि सीजन 5 में प्रीवियस सीजन से एक बात बहुत अच्छी है कि इसके सारे एपिसोड्स के अंदर केओस है, जबकि सीजन 3 और 4 के अंदर हमें स्टार्टिंग के 1-2 एपिसोड्स में हमें एक मेलोड्रामा देखने को मिलता है टीनेज के बीच में, जो कि एक टीनेज लाइफ को दर्शाता है, जो कि बोरिंग था ऑडियंस के लिए। मगर सीजन 5 जिस पॉइंट पे अब खड़ा है, ऐसा लग रहा है कि लास्ट एपिसोड सब कुछ कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि 1.5-2 घंटे में पूरी नहीं हो सकती। और कॉमेडी तो ऐसी चीज है जो स्ट्रेंजर थिंग में भर भर के ऐड करी गई है, और सीजन 5 ने तो उसको टोटली फुलफिल किया है। एपिसोड 6 में जैसे ही डस्टिन, स्टीव, जोनाथन, नैन्सी का ग्रुप बनता है, तो जोनाथन और नैन्सी ऊपर जाने का फैसला करते हैं, मगर स्टीव कहते हैं कि इस बार मुझे अपना ग्रुप चेंज करना है क्योंकि डस्टिन और मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। तो जोनाथन कहते हैं मैं आ जाता हूं, तो वो उसको भी मना कर, ना हमें भी थोड़ा स्पेस चाहिए। डेफिनेटली कॉमेडी तो उसी जगह पर है, मगर अगर कुछ हमें बदलाव देखने को मिला तो वो थे डस्टिन। इस वॉल्यूम के अंदर डस्टिन टोटली ही कैसे बदल चुके हैं। या तो वो जब से मार खा के आए हैं तब से उनकी ऐसी हालत है, इनका बोलने और चलने का तरीका टोटली ही चेंज हो गया है। लेकिन वहीं जहां स्टीव है वो बहुत ही कम कहीं पर गलत साबित हुए हैं, मगर वॉल्यूम 2 में या वो गलत थे। सबसे पहले जब वो एडी की सच्चाई को बताते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा खास किया नहीं, मैंने साफ मना किया था हीरो मत बनना जाके, मगर वो फिर भी हीरो बने और बेफिजूल में मारे गए। वो बातें कई हद तक सही थी, मगर एडी का पर्सपेक्टिव को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। जो इंसान हमेशा अपनी जिंदगी में डरा और भागा, वो पहली बार भागा नहीं और उसने सामना किया, और जबकि वो करने का कारण था कि स्टीव को वहां पर चमगादड़ों से थोड़ा सा रिलैक्स मिले, जिस बात को बाद में स्टीव समझ भी जाते हैं। मगर जहां वो एक्चुअली सीरीज में गलत थे वो जब वो नैन्सी और जोनाथन को बचाने जा रहे थे। अगर डस्टिन उन्हें वहां नहीं रोकते तो स्टीव भैया का पत्ता तो वहीं कट चुका था। मगर फिर भी एक छोटा सा वियर्ड पॉइंट है, जब स्टीव और डस्टिन आपस में लड़ने लगते हैं, जिस गुत्थम गुथाई में वो वॉकी टॉकी नीचे गिरता है और टूट जाता है, इसका मतलब वो वॉकी टॉकी हमेशा से डस्टिन के पास में था और वर्किंग कंडीशन में था। तो जब होपर वॉल के पास पहुंचे जहां डस्टिन की कार अटकी हुई थी और बार बार जब उनसे कांटेक्ट करना चाह रहे थे, तो आखिर डस्टिन ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया, ये बात हमें नहीं पता। वहीं जहां स्टीव गलत थे, डस्टिन ने जवाब नहीं दिया। नैन्सी व्हीलर, इनका कर्मकांड इस बार मरवा गया। इन्होंने जब भी बहादुरी दिखाई है 90% कुछ ना कुछ सही हुआ है, मगर इस बार जोनाथन ने लास्ट टाइम पूछा भी था कि आर यू श्योर, नहीं बैड। ये देख के आई वाज लाइक ना, नैन्सी हक दिए, मर गए, हक दी, क्योंकि उन्होंने जिस पे गोली चलाई वो और कुछ नहीं, वो सबसे बड़ी फसाद की जड़ थी, जिसके कारण अपसाइड डाउन टिका हुआ था, जो कि उन्हें लगती थी एक एनर्जी शील्ड है, मगर वो एनर्जी शील्ड नहीं, वो था एक एक्सोटिक मैटर। हॉकिंग्स लैब में जाने का मकसद ये था कि उस एनर्जी शील्ड को ढूंढो और उसको दबा कर दो ताकि वो वॉल डिस्ट्रॉय हो जाए, और वो वॉल डिस्ट्रॉय हुई भी, लेकिन ऐसा एक्चुअली होना नहीं था, क्योंकि वो एनर्जी शील्ड नहीं, वो उस वॉल की क्रिएटर थी, जिसको ना वैकना ने बनाया था ना डार्क एनर्जी ने, जबकि उसको बनाया था साइंस ने। और डस्टिन को डॉक्टर ब्रेनर की बुक से पता लगता है, जो कि मार्टिन ब्रेनर के एक्चुअली पिता थे, जिन्होंने इस पूरी चीजों को संभाल के रखा था, कि एक्सोटिक मैटर ही इस अपसाइड डाउन को बनाए हुए है। और ये अपसाइड डाउन कोई जगह नहीं है, ये एक्चुअल में एक वर्म होल है। वर्म होल वो होते हैं जो हमें स्पेस और टाइम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवाते हैं, और ये वर्म होल यहाँ पर काम कर रहा था एक ब्रिज का, जो कि दो दुनियाओं को जोड़ रहा था। एक थी हॉकिंग्स यानी कि रियल वर्ल्ड, उसको दूसरे वर्ल्ड से, जिसके अंदर एक्चुअली वैकना थे, जिसको अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया है, बट हम जानते हैं वो जगह है डायमेंशन एक्स। अब इसको डिस्ट्रॉय कैसे करना है, इसका प्लान तो पूरी गैंग बनाएगी, मगर उससे पहले मैक्स और होली जहां वैकना की यादों में फंसे हुए हैं, वहां पर वो केव में बैठ के बात कर रहे थे कि आखिर वैकना इन केव्स में आते क्यों नहीं। तो मैक्स कहती है कि शायद इनकी यादों की जगह है ये, तो केव्स के अंदर उनकी कोई बहुत बुरी यादें होंगी। वेल, हम ये जानते हैं कि एक्चुअली वो बुरी यादें क्या हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है जो ऊपर आई बटन में आ रही है, जिसके अंदर एक्सप्लेन किया है कि स्ट्रेंजर थिंग का एक प्रीक्वल शो स्ट्रेंजर थिंग द फर्स्ट शैडो के अंदर पूरा जिक्र किया गया है कि एक्चुअली हेनरी क्रेल उस गुफा के अंदर जाते हैं, देन वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण वो फर्स्ट टाइम डायमेंशन एक्स में गए थे और वहां से उन्हें ये साइकिक पावर मिलती है। एंड तभी होली व्हीलर को पता लगता है कि टेलीस्कोप की कैप के ऊपर जो पैटर्न बना है वो एग्जैक्टली उस केव की ओपनिंग जैसा पैटर्न है, जो बात हमें एक्चुअली वॉल्यूम 1 में ही पता लग गई थी, बट उसके कारण ही उन्हें वहां से एग्जिट मिलता है एंड वो एक नीचे केव में पहुंच जाते हैं, जिस केव में उन्हें एक इंसान मिलता है। नाउ अब वो शख्सियत कौन है? वो शख्सियत और कोई नहीं, एक्चुअली वही है जिसका जिक्र द फर्स्ट शैडो में था। जब डॉक्टर ब्रेनर उस शिप को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनकी टीम में से एक शख्सियत काफी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स को उठा के भाग गए थे, एंड या
ये इंसान वही थे। एंड देन हेनरी क्रिल अपसाइड डाउन में कैसे जाते हैं, क्योंकि जो इक्विपमेंट थे वो गलती से स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से वो इंसान और हेनरी दोनों डायमेंशन एक्स में चले जाते हैं। एंड वो इंसान वहां मर गए थे, मगर इस टाइम पे हमें पता लगता है कि हेनरी ने उनको पहले ही मार दिया था। बट उसके बाद हेनरी जब एकदम से उस बॉक्स को खोलते हैं, या ये वो एग्जैक्ट मोमेंट था जब वो डायमेंशन एक्स में जा गिरते हैं। मे बी इस चीज को लास्ट एपिसोड में दिखाया जाए या फिर ना भी दिखाया जाए, क्योंकि इसका जिक्र फर्स्ट शैडो में हो चुका है। लेकिन वहीं हॉकिंग्स लैब के अंदर एक बहुत बड़ी सच्चाई का खुलासा होता है कि उस लैब में एक्चुअली 8 यानी कि काली उनकी ब्लड की मदद से और बेबीज को बनाया जा रहा था, जिनके अंदर भी वही ब्लड होता और उनको भी वो साइकिक पावर मिलती। तभी काली 11 को कहती है कि वैकना को मारना इकलौता ऑप्शन नहीं है, वैकना तो मर जाएगा लेकिन और बेबीज भी तो है जिनके पास साइकिक पावर है, जिससे पूरी आर्मी बनाई जा सकती है। इसलिए काली 11 को आइडिया देती है कि जब हम अपसाइड डाउन में जाएंगे और टोटली खत्म कर देंगे, दोनों दुनिया के पोर्टल को मिटा देंगे, उस वक्त हम खुद भी वहां पर मिट जाएंगी ताकि ये पूरा सिलसिला ही खत्म हो। हालांकि आइडिया बहुत बेकार है, लेकिन इस पॉइंट पे हमें एक बहुत प्रीवियस बात की सच्चाई पता लग गई। सीजन 4 के अंदर जब मिलिट्री 11 तक पहुंच जाती है तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे मैं 11 को बेहोश कर सकता हूँ। अगर स्टिल उसके बावजूद मर्डर्स होने लग रहे हैं तो इसका मतलब 11 हमारी कल्प्रिट नहीं है, और अगर उसके बाद मर्डर रुक जाते हैं तो बेशक आप 11 को ले जाकर मार देना। ये बात बहुत सही थी एंड टोटली सेंस बनाती थी, मगर फिर भी मिलिट्री ने क्या ऑर्डर दिए, 11 को मार दो। ये सबसे बड़ी बेवकूफी थी और सेंस नहीं बनाती, और मेरा तो मत्था भिड़ गया था कि डॉक की बात बिल्कुल सही है मगर मिलिट्री वाले बेवकूफी कर रहे हैं। बट अब समझ में आया वो कोई बेवकूफी नहीं थी, क्योंकि वो एक्चुअली 11 को कभी मारना चाहते ही नहीं थे। उनका प्लान उनको कभी मारने का था नहीं, जबकि जिंदा ही पकड़ने का था। मगर वो मार दो इसलिए कहते थे ताकि बाकी सबको लगे कि 11 हमेशा के लिए मर चुकी है और उनको ढूंढने का काम कभी स्टार्ट ही ना हो। बट हकीकत में वो सिर्फ उनको थोड़ा जख्मी करते और उनको भी ले जाकर काली की जगह पर ही रख देते ताकि वो उनके ब्लड से और बेबीज को बना सकते। वहीं पर फाइनली हम 6 नवंबर पे पहुंच जाते हैं। ये एग्जैक्टली आज से 1 साल पहले वो दिन था जब विल को अपसाइड डाउन में ले जाया गया था। और कमाल की बात है कि आज दोबारा 6 नवंबर के अंदर विल दोबारा से अपसाइड डाउन के अंदर ही है। तो कितनी कमाल की बात है कि कहानी जिस पॉइंट से उठी थी घूम के वहीं आ गई, 6 नवंबर से स्टार्ट होके 6 पे ही आ गई। विल अपसाइड डाउन में थे, घूम के अपसाइड डाउन में ही आ गए। जो जहां से शुरू हुआ था घूम फिर के दोबारा वहीं आ गया। लेकिन वेल इस बार फाइनली मैक्स को एग्जिट का रास्ता मिल जाता है, जो रास्ता उन्हें पहले भी मिल गया था, बस पता नहीं वो क्या थोड़ा सा कौन से धकोचलेबाजी करके धीरे धीरे टाइम पास में बढ़ रही थी। इस बार भी सेम हरकत करी है उन्होंने। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि ठीक है हो गया, होली को समझाने का हो गया, ठीक है जरूरी चीज थी, एटलीस्ट भाग तो लो। इतने स्लो मोशन में जा रहे हैं वो, दोबारा वहां रेडियो बंद हो जाता, कांड हो जाता। लेकिन एक्चुअली हमारे कैरेक्टर्स के पास में प्लॉट आर्मर है जो हम जानते ही नहीं, जो प्लॉट आर्मर मैक्स के पास में भी है, क्योंकि वो अच्छा आराम से भाग रही है। उनकी किस्मत क्रेजी साथ दे रही है कि वैकना वहां नहीं पधारे और लूकस ने वो रेडियो बंद नहीं किया। लेकिन अब लूकस का जिक्र भी चला है तो लूकस के पास में तो सबसे क्रेजी प्लॉट आर्मर है, क्योंकि जहां डेमोगोर्गन पूरी मिलिट्री की गुद्दी चटका देते हैं, गोलियों का असर नहीं होता। डेमोडोग जो आते हैं वो भी मिलिट्री की गुद्दी चटका देते हैं, गोलियों का कोई असर नहीं होता। हमारे लूकस भैया 1 लात अकारा मेसी गोल, 1 लात में डेमोडोग का बना के फुटबॉल दूर फेंक देते हैं। और इतना ही नहीं, लूकस का प्लॉट आर्मर इतना बड़ा है कि उनके शरण में जो आता है वो अपने आप ओरा गेन कर लेता है। रोबिन, विकी, लूकस और मैक्स जब उस हॉस्पिटल में छुपे हुए थे, 3 डेमोडोग्स वहां पे आ रहे थे और इवन मिरर के अंदर इनने भी उन डेमोडोग्स को देख लिया था। लेकिन पता नहीं क्यों प्लॉट आर्मर तो कैरेक्टर्स का बढ़ जाता है और डेमोडोग्स की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उन 3 डेमोडोग्स अंधों को ये नहीं दिख रहा है कि वो वहां 3 बैठे हैं, उनको मिरर में वो इंसान नहीं दिख रहे हैं, और वो जो रेडियो बजे जा रहा है उसकी आवाज नहीं आ रही है उनको फॉर सम रीजन। लेकिन तभी एक और प्लॉट ट्विस्ट आता है प्लॉट आर्मर के साथ में। मिसेस कैरन व्हीलर, माइक व्हीलर की मॉम। अब या तो ये एक्चुअली स्क्रिप्टिंग बहुत महान करी गई है, या हमें यहाँ पर कुछ प्लॉट ट्विस्ट एक्चुअली देखने को मिलता है, क्योंकि इनको क्यों होश आ गया जब वहां पे डेमोडोग्स आते हैं तो इनको भी ऑटोमेटिक होश आ जाता है। और होश आ गया, चलो ठीक है, इंसान जाग गया, पानी पूनी पी लेना। वो उठती है, 1 सेकंड उनकी हालत समझो, उनकी डेमोगोर्गन ने गुद्दी चटका दी थी, मरने को हो रही थी, बोला नहीं जा रहा है, वो बेड से उठती हैं, अपनी तारे पाड़ देती हैं और उनका दिमाग भी चलने लगता है। I mean, अगर मैं सो के उठूं तो मेरे को ये नहीं पता होता मैं घर के कौन से कोने में जाग रहा हूँ। हमारी मिसेस व्हीलर उठती हैं, सिलेंडर को देखती हैं, उस सिलेंडर को वॉशिंग मशीन के अंदर ठूस देती हैं, वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर देती हैं, उसको हॉट पे सेट करती है। मेरे को नहीं पता हॉट कोल्ड क्या होता है मशीनों का। और एकदम से डेमोडोग जो अब तक अकल के अंधे हुए पड़े थे, जिनको आवाज नहीं आ रही थी गाने की, उनको उस मशीन की आवाज आ गई और वो मशीन की तरफ जा रहे हैं, ऐसे प्यार से देख रहे हैं, हाँ जैसे अब ये खुलेगी, इसके अंदर से डॉग फूड आएगा, साथ में पानी भी आएगा, यहाँ पे महफिल जमेगी खाना खाने की। नहीं, वो फट जाता है। इतिहास की सबसे परफेक्ट टाइमिंग। एंड नाउ अगर हम इसको इस नजरिए से ना देखें,
इस नजरिए से देखें तो सीजन 4 के कुछ पोस्टर्स जारी हुए थे जिसके अंदर जो कैरेक्टर्स थे उनके नीचे बिल्डिंग और हाउस बने हुए थे जिसके अंदर वो मोस्ट ऑफ द टाइम बिताते हैं सीजन 4 में। तो उसके अंदर मिसिस कैरन व्हीलर का भी पोस्टर है जिनके नीचे क्रिल हाउस बना हुआ है, मगर पूरे सीजन 4 में वो कभी क्रिल हाउस में गई ही नहीं और उनका हेनरी वेक9 से कोई लेना देना ही नहीं है। तो आखिर क्यों उनका पोस्टर ऐड किया गया? आई मीन नहीं करते, इतनी जरूरी नहीं है। हमारे माइक के पप्पा का भी तो नहीं किया जिन्होंने गोल्फ स्टिक से ओरा गेन करके डेमोगोर्गन की गुद्दी भटका दी थी, वो बात अलग है, वो मरने को हो रहे हैं, मर भी गए हूं नोज, बट ओरा तो था उनका पोस्टर ऐड नहीं किया। हमारी आंटी का भी नहीं करते। एंड वहीं अब सीजन 5 में डेमो डॉग्स आने के साथ में हमारी मिसिस कैरन भी जाग जाती हैं, तो कुछ तो कनेक्शन है इनके बीच का, शायद हमें लास्ट एपिसोड में देखने को मिले। बट इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि लास्ट एपिसोड 2-2.5 घंटे का होगा, उसके अंदर बहुत कुछ बाकी है अभी कवर करना। अगर इन सब के सवाल नहीं मिले और ले दे के स्टीव भैया की गुद्दी चटका दी तो एक 9वां एपिसोड भी आएगा, पता नहीं उसका टाइटल होने वाला है डफर ब्रदर मिसिंग करके। लेकिन वहीं अब जब मैक्स अपनी रियल दुनिया में जाग जाती हैं, होली जो थी वो भी एक रियल दुनिया में ही जागती हैं, क्योंकि हेनरी की जो यादों से निकलता है वो एक्चुअली वहां जागता है जहां उनकी बॉडी होती है। एंड जिस जगह पर होली व्हीलर जागती हैं वो जगह और कोई नहीं, वो है डायमेंशन एक्स, जहां पर इस वक्त वेकना भी है। एंड इसी कारण से काली को, विल को और ना ही 11 को किसी को वेकना मिलते थे, क्योंकि हर कोई उन्हें अपसाइड डाउन में ढूंढता था और वो डायमेंशन एक्स में बैठे हुए हैं। एंड जब होली वहां का शटर खोलती हैं, वहां से नीचे गिरती हैं, तो ये सारी बात हमारे जीनियस डस्टिन को समझ में आती है। देन हमें पता लगता है कि किस तरीके से डायमेंशन एक्स ऊपर है, उसके बीच में अपसाइड डाउन एक पोर्टल है और उसके नीचे हॉकिंस और हमारी रियल दुनिया है। तो होपर प्लान देते हैं कि हम सब बैठते हैं, हेलीकॉप्टर में जाएंगे। अब हेलीकॉप्टर का पायलट कहां से मिलेगा? फिर से किसी गुद्दी पे ऊपर बंदूक रख देंगे और हेलीकॉप्टर को उड़ा के बहुत ऊंचाई पे डायमेंशन एक्स में घुसड़ जाएंगे, वहां वेकना की गुद्दी चटकाएंगे, जीतेंगे, हैप्पी बर्थडे ये। बट प्रॉब्लम ये आ गई कि इतनी ऊपर हेलीकॉप्टर जा नहीं सकता और छोटे से छेद में वो बड़ा घुस नहीं पाएगा। एंड उसके बाद रॉबिन ने क्या जोक मारा था वो हम जानते ही हैं। बट इसी कारण से स्टीव हैरिंगटन लेके आते हैं कमाल का आइडिया कि वेगना का जो एक्चुअली प्लान है वो है डायमेंशन एक्स और जो हॉकिंस वाला रियल वर्ल्ड है उनके बीच की दूरियां कम करना और एक पॉइंट आएगा वो भिड़ जाएंगे। भिड़ जाने पर अकॉर्डिंग टू द वेगना जो बच्चों को भला रहे हैं उनका तो ये है कि ये दुनिया भी रहेगी, ये भी रहेगी, बट ये बेटर रहेगी। बट एक्चुअली में हॉकिंस और रियल दुनिया तबाह हो जाएगी और डायमेंशन एक्स ही राज करेगा दुनिया की जगह। तो बेसिकली वो पूरा एक नई दुनिया बना रहे हैं। तो शुक्र मनाओ ऐसा ना बनाए, नहीं तो कल से वीडियो नहीं आएगी, आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि हम भी आ रहे हैं दुनिया में, हॉकिंस नहीं आ रहा बस। इसी कारण से स्टीव के दिमाग में आइडिया आता है कि उनको पास लाने दो। एक पॉइंट आएगा जब वो इतनी पास आएगी तो हमें हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊपर उड़ाने की जरूरत ही है, हम जंप मार के ही वहां डायमेंशन एक्स में पहुंच जाएंगे। लेकिन जब होपर ने कहा कि हम पायलट की गुद्दी के ऊपर बंदूक रख देंगे, यहाँ से मेरे को कुछ वो कैरेक्टर्स याद आ गए जो इस सीजन में हमें अभी तक देखने को ही नहीं मिले। सबसे पहले तो हमारी डस्टी वन की सूजी, उसके बाद हमारे रशियन मिलिट्री मैन क्रेजी इंसान, देन हमारे जोनाथन के क्रेजी दोस्त पिज्जा बॉय। ये तीनों अभी तक देखने को ही नहीं मिले। इसका कारण ये है कि एक्चुअली ये तीनों ही 3 अलग अलग प्लेसेस से बिलोंग करते हैं और इनका हॉकिंग से कोई लेना देना है नहीं। और हमारे पिज्जा बॉय तो जितने चिल ड्यूड हैं वो तो इतना केओस झेल भी नहीं पाएंगे। तो आई थिंक ये कैरेक्टर्स हमें वापस देखने को नहीं मिलेंगे, बट हो सकता है सूजी शायद हमें फाइनल एपिसोड में देखने को मिले, छोटा मोटा अगर उनके दिमाग की जरूरत पड़ी तो, अदरवाइज शायद ये वापस नहीं आने वाले। वहीं अब जब प्लान बनता है तो वेपन सिलेक्शन की भी बारी आती है। सब अपने बढ़िया बढ़िया वेपन ले लेते हैं, मगर जो डस्टिन है, डस्टिन और स्टीव यूज करते हैं वो वेपन्स जो एक्चुअली एडी और डस्टिन ने यूज करे थे उन डेमो बैट्स के खिलाफ, और ये सेम वो वेपन है, इनके ऊपर ब्लड भी लगा हुआ है। एंड तभी वो बात रखी जाती है यू डाई आई डाई। अब हमें पता लगता है कि वो बात क्रेजी सिचुएशन के लिए नहीं बोली गई थी, वो इसलिए बोली गई थी क्योंकि उन दोनों के वेपन एग्जैक्टली सेम है और वो दोनों एक टीम में लड़ने वाले हैं। तो अगर टेक्निकली उनमें से एक का भी वेपन काम नहीं आया तो वो दोनों साथ ही मरेंगे। ये ऐसा तो है नहीं डस्टिन ने मार दिया और स्टीव हमारे क्रेजी ओरा गेनर भैया पे लगा नहीं, तो या तो दोनों वेपन ही फेल होंगे या दोनों जीत जाएंगे। दैट्स व्हाई दे सेड यू डाई आई डाई आई डाई यू डाई। वहीं पर एक काफी बड़ा लास्ट सीन आता है लास्ट एपिसोड के अंदर। अब सबको ऐसा इंतजार था कि कुछ बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, जब विल बायर सबको इकट्ठा कर लेते हैं और कहते हैं कि एक बात जो मैंने आज तक किसी से नहीं बताई। अब मैं सोच रहा था कुछ बहुत क्रेजी हमें जानने को मिलेगा, बट एक्चुअली हमें कुछ साइकोलॉजिकल जानने को मिला जो हमें तो पता था बट बाकी दोस्तों को नहीं पता था। उन्होंने ये कह दिया कि वो एक शख्सियत थे जिनसे प्यार करते थे, अगर वो नहीं करते थे वो डायरेक्टली माइक को ही कह रहे थे। एंड उन्होंने उस वर्ड का यूज नहीं किया, बट उन्होंने बता दिया कि मेरे को लड़की में इंटरेस्ट नहीं है भैया, काचे काटो, मेरे को मेरे ब्रो में इंटरेस्ट है। अब ये बातें किसी के लिए डिसअपॉइंटिंग हो सकती है कि इतने बड़े फाइनल सीजन में, फाइनल एपिसोड में ये फिजूल की बात, एक्चुअली ये फिजूल की नहीं है, ये साइकोलॉजिकल हेल्प है। क्योंकि अब विल को एक्चुअली बहुत बड़ी फाइट लड़नी है और अगर ये चीज उनके दिमाग में एक बोझ बन के बैठ गई कि उनकी सच्चाई, उनका कन्फेशन अगर उनके अंदर ही रह गया तो शायद वो अपनी पावर्स का उस पूरे पोटेंशियल के साथ यूज ना कर पाए। दैट्स व्हाई ये बात बतानी एक्चुअली जरूरी थी, जिससे उनको बहुत रिलीफ मिला। एंड मेजॉरिटी ऑफ यही रीजन
था कि उस स्टार्टिंग के 4 सीजन में ऐसे दुखी दुखी क्यों रहते हैं, क्योंकि उन्होंने क्लियर कर दिया था कि और कोई तो वजह है ही नहीं। उनको भी D&D खेलना पसंद है, वो भी मस्ती मजाक करते हैं, घूमने जाते हैं, बकवास करते हैं, हर जगह साथ थे। ये एक लोता वो रीजन था कि उन्हें गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं है, बॉयज में है। एंड नाउ अब ये रीजन भी नहीं रहा और वो फुल पोटेंशियल के साथ में फाइट कर सकते हैं। सो ये चीज इंपॉर्टेंट थी साइकोलॉजिकल वे में। नाउ अब हमारी टीम अपसाइड डाउन के अंदर घुसी जाती है, लेकिन जब वो मिलिट्री बेस में घुसते हैं वहां पे नैन्सी व्हीलर दिखाती है अपना प्लॉट आर्मर। आई मीन वो एक जगह पे खड़ी है, गार्ड्स को गोली मार रही है, और ऐसे वैसे चपड़ासी नहीं है वो कि पड़ोस वाले घर के कुत्ते से डर के भाग रहे ना, वो मिलिट्री मैन्स हैं। उन लोगों पे एक स्टैंडर्ड वीमेन के गोली नहीं लगी जो एक जगह पे खड़ी है। या बस इससे ज्यादा क्या ही बोलूं मैं, क्योंकि हमारी नैन्सी व्हीलर के पास में भी है एक प्लॉट आर्मर, जैसा प्लॉट आर्मर आपके पास है, जो कि सब्सक्राइब बटन को दबाने से सबको दिखने लगता है, तो दबा दो जल्दी से। वहीं अब वॉल्यूम 1 के अंदर एक बहुत ज्यादा फनी सीन है जिसके ऊपर देश बिना के मीम बने हुए हैं। एक दिन हम मीम रिव्यू भी करेंगे ये, जिसके अंदर भी लगे पड़े हैं पानी की पाइप को ठीक करने के लिए। तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है और वो दोनों पूछते हैं मिस्टर व्हाट्स इट और फिर वो हमारे कालू भैया अंदर घुस जाते हैं। ये बहुत फनी था। बट जो वो बच्ची आई थी, चिड़ोकरी सी बच्ची, जिन्होंने आर्मी मैन को जाकर बता दिया था कि सर बाथरूम में कुछ बवाल मचा हुआ है, जल्दी आ जाओ। देन हमारे मोटू भैया कहते हैं एसली क्लीन स्निच। बट क्या आपने नोटिस किया, एक्चुअली वो लड़की और कोई नहीं, सीजन 3 के मेयर जिनकी होपर ने पिटाई कर दी थी उनकी बेटी है, क्योंकि इस लड़की का नाम है एसली क्लिन और उन मेयर का नाम था लैरी क्लिन। सो सरनेम के हिसाब से ये दोनों बाप बेटी हैं। अब पता है क्या बाकी है, वो है सब्सक्राइब बटन, क्योंकि यहाँ तक देख रहे हो तो देखो आप एंटरटेन तो होए हो, और अगर एंटरटेन होए हो तो एक सब्सक्राइबर मैं भी डिजर्व करता हूं। सब्सक्राइब बटन दबा देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। फाइनल एपिसोड का इंतजार है, मिलते हैं उससे पहले कुछ न्यू वीडियोस में, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटर को। पीस आउट।